एक पार्ट इसका जो पढ़ना होता है इसके साहित्य है या रचनाएं जो है। तो इसमें गद्य और पद्य, मतलब पहले प्रथम पत्र द्वितीय पत्र था, लेकिन अब प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र को हम लोग अभी दिमाग से निकाल देते हैं। नए छात्र कंफ्यूज होंगे उस पे, पुराने छात्र जान रहे होंगे। तो प्रथम पत्र ये जो है अब पहले 200 नंबर का होता था, अब 300 नंबर का, 300 अंकों का होने लगा है और एक ही पाली में एग्जाम होता है ना। तो अब आते हैं कि भाषा का इतिहास और साहित्य का। यहां पर जो है आपको शब्द की उत्पत्ति, प्रसार, व्याकरण आदि सीखने को मिलता है। इसमें उत्पत्ति, व्याकरण, वाक्य विन्यास, भाषा का विकास, साहित्यिक विधाओं का विकास का इतिहास, तो कि कौन सा साहित्य जो है कब विकसित हुआ, विधाएं, उपन्यास कब विकसित हुआ, कविता का क्या रहा, है ना। फिर भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, अपभ्रंश, भट्ट, ब्रज, अवधि, जो भी है, पुरानी हिंदी, खड़, जो भी आएगा, कैसे कैसे विकसित हुआ है। अब आते हैं गद्य और पद्य। इसमें उपन्यास और इसमें कविताएं, दोहा आदि पढ़ना है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे रचित साहित्य की, जैसे सिलेबस में आपको पढ़ना है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है एक ग्राम्य जीवन का सच बताते हैं अपने गोदान के द्वारा। गोदान एक कालजयी रचना है, तो ग्राम्य जीवन का सच, यानी वहां उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्या तत्कालीन परिस्थितियां थी, वो इतना सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने कर दिया है कि वो भले ही उत्तर प्रदेश के किसी गांव को ध्यान में रखकर, पृष्ठभूमि में रखकर ये रचना लिखी गई, लेकिन दक्षिण भारत में भी वो बेगार प्रथा, कृषि का वाणिज्यीकरण, सूदखोरी, ऋणग्रस्तता, वो समस्त बुराइयां पूरे भारत के लिए एक बड़ा सच बन जाता है। तो एक बड़े समाज का ये पता एक साहित्यकार के द्वारा हमको मिल जाता और एक विस्तृत समझ भारतीय समाज का मिलता है। अब बात मैं करूं शेखर एक जीवनी की। अज्ञेय द्वारा रचित है। तो शेखर एक जीवनी जो है वो मानवीय संवेदनाओं को परत दर परत खोलता है। एक मनुष्य के कैसा एक बच्चे का कैसा मनोवैज्ञानिक विस्तार होता है, वो समस्त मनोवैज्ञानिक पहलुओं को यहां दर्शाता है शेखर एक जीवनी। तो इस तरीके से ये मानव मन के परत को खोलने का कार्य कर रहा है। अगर ऐसे ही बात करूं मैं, तो अगर विस्तृत रूप से मैं बात करूं, अगर पद में मैं आ जाऊं, तुलसीदास, सूरदास, वो तत्कालीन समय के सामाजिक, आर्थिक
पहलुओं को रखते ही हैं, समाज के विद्रूपताओं को भी यहां दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये साहित्य जो है हमको एक बड़ा विस्तृत समाज का परिचय देता है, एक बड़े समाज का परिचय देता है और हमारी समझ को विकसित करता है। और यही विकसित समझ हमारे साक्षात्कार में हर दृष्टिकोण से सहयोगी हो जाता है। और हर दृष्टिकोण से जब सहयोगी होता है, जब हमारा विचार समृद्ध होता है और हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ने से भाषाई शुद्धता हमारे बोलने में, लिखने में, दोनों जगहों पे आती है, तो एक तरफ हमारा प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो जाता है। जब विचार समृद्ध हो गए तो हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, और जब प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा तो स्वाभाविक तौर पे इंटरव्यू या साक्षात्कार में हमारे अंक बढ़ जाएंगे। वही चीजें अगर बात करूं मैं अन्य पहलुओं में कि अगर हम इसी माध्यम में अगर हम जीएस का पेपर लिख रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, भाषाई शुद्धता आ जाएगी इसमें। दूसरा क्या आएगा, समृद्ध विचारधारा। ये दोनों मिलके हमारा जीएस में भी अंक बढ़ा देगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रस्तुतिकरण को सुधार देगा। प्रस्तुतिकरण सहजता से सुधरी, जीएस में अंक बढ़ गए। और जब प्रस्तुतिकरण और यही दोनों ये अगर समृद्ध हुआ तो प्रस्तुतिकरण हमारा साक्षात्कार में भी बढ़िया हो गया। अंक बढ़ गए। अब एक अन्य पहलू ये भी है कि ये चयन के पश्चात भी मदद करता है। चयन के पश्चात भी मदद करता है। आप LIC का एक कोटेशन सुनते होंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो भाई हिंदी साहित्य के लिए यही है, चयन के साथ भी और चयन के पश्चात भी। कैसे? एक अधिकारी के रूप में आपको कार्य क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अधिकारी के रूप में आप करते क्या हैं? अधिकारी आमतौर पे अधिकारी के पास आता है संचिका। संचिका मतलब फाइल। कई तरह के फाइल आपके पास आएंगे। अगर आप प्रशासक बन जाते हैं या कोई बड़े अधिकारी के रूप में आपका चयन होता है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के द्वारा, तो आपके पास संचिकाएं आएंगे, उस संबंधित विभाग के संचिकाएं आएंगे, जिसमें आपको आपका कमेंट, आप संचिकाओं को देखेंगे और आपकी टिप्पणियां उस पर महत्वपूर्ण होती है। बिना आपकी टिप्पणी के फाइल आगे बढ़ेगा नहीं, संचिका आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चयन के बाद आपकी अगर भाषा पे पकड़ है तो आपकी एक टिप्पणी कई लोगों के भविष्य का निर्धारण कर सकती है, कई लोगों को आप उसमें लाभान्वित कर सकते हैं। अगर आप एक संवेदनशील प्रशासक हैं तो अपने टिप्पणी से, अपनी टिप्पणियों के द्वारा आप कई लोगों को लाभान्वित अच्छे तरीके से कर सकते हैं और योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई उसको मिनिमम स्तर तक, मतलब नीचे के स्तर तक आप पहुंचा सकते हैं। तो भाषा और साहित्य की पकड़, आपके टिप्पणियां, प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट आते हैं आपके प्रतिवेदन,
अगर कहीं से आप नीति निर्धारक बन गए तो आपके नीति के निर्धारण में भी वो भाषा आपको मदद करता है। तो ये आधिकारिक रूप में आपका यही काम होता है। तो आपके टिप्पणियां, आपके प्रतिवेदन, इन सबको आपको बेहतर बना देता है। तो आप एक नीति निर्धारक के रूप में अगर आप कोई नियम बना रहे होते हैं, कोई कानून बना रहे होते हैं, तो वो बेहतरीन बनता है और बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा सकते हैं। एक अन्य बात यह है, किसी भी प्रशासक का जो क्षमताएं जो होती है, ये क्षमताएं आपके प्रतिवेदन में ही दिखता है, आपके रिपोर्ट में ही, आपके नीति निर्धारण में ही आपकी क्षमताएं दिखती है, टिप्पणियों में ही आपकी क्षमताएं दिखती है किसी भी पदाधिकारी का। तो ये पदाधिकारी के रूप में, एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य आपको स्थापित करने में मदद करता है। एक अन्य बिंदु ये है कि एक ये कानून की आपको एक संवेदनशील व्यक्ति बना देता है। और संवेदनशील व्यक्ति संवेदनशील प्रशासक होगा। और जब संवेदनशील प्रशासक जो होगा, वो जनता के कष्ट तकलीफ समझेगा और वो कानून के शुष्क नियमों को एक मानवीय आधार प्रदान करेगा। अब कानून का जब मानवीय आधार मिलेगा तो आप अच्छे प्रशासक के रूप में स्थापित हो गए। इस प्रकार मेरा मानना है, हिंदी भाषा और साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना आपका बिल्कुल सही डिसीजन होगा। थैंक यू।